शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये करीब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। स्रोत बताते हैं कि इसका फैलाव बहुत बड़ा था, आज के पाकिस्तान से लेकर भारत में गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। हाँ, और कमाल की बात है इनकी शहर बसाने की योजना। ये कोई बेतरतीब बसावट नहीं थी। अच्छा। शहर एक ग्रिड पैटर्न पर थे, मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल। हाँ, सुना मैंने इसके बारे में। और वो भी एक स्टैंडर्ड साइज की। और सबसे हैरत अंगेज है भूमिगत नालियों का जाल। जरा सोचिए, आज से 4500 साल पहले ऐसा सिस्टम। सच में कमाल है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और हड़प्पा के बड़े अन्न भंडार, ये सब इसी बेहतरीन प्लानिंग के सबूत हैं। और यहाँ से मिली चीजें भी कम दिलचस्प नहीं। एक मुहर है जिस पर योगी जैसी मुद्रा में बैठे एक देवता हैं, जानवरों से घिरे हुए। हाँ, पशुपति सील, जिन्हें कुछ लोग पशुपति या आद्य शिव मानते हैं। कांसे की बनी वो मशहूर नाचती हुई लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, बिल्कुल। मिट्टी की बनी अनगिनत नात्र देवी की मूर्तियां, ये सब उनकी कला और शायद धार्मिक मान्यताओं की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, ये संभव है। और लोथल में जो ईंटों का ढांचा मिला है, जिसे बंदरगाह या डॉकयार्ड माना जाता है। हाँ, डॉकयार्ड, वो तो इनके समुद्री व्यापार का पक्का सबूत लगता है। तो व्यापार काफी दूर तक होता था। बिल्कुल, ये व्यापार सिर्फ आसपास तक ही सीमित नहीं था। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक और बहरीन तक इनके रिश्ते थे। ओह। मेसोपोटामिया के लेखों में मिलूहा नाम की जगह का जिक्र है, जो शायद सिंधु क्षेत्र ही था। मतलब ये लोग सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुएं और कीमती पत्थर बाहर से मंगवाते थे। अच्छा। खेती में भी ये माहिर थे और शायद दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से थे। कपास, ये दिलचस्प है। लेकिन एक रहस्य अब भी बरकरार है, इनकी लिखावट। हाँ, लिपि। हमें कई मोहरों पर कुछ निशान मिलते हैं जो इनकी लिपि है। ये चित्रात्मक है, पर इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। नहीं पढ़ पाए। और लिखने का ढंग भी अनोखा था। एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली बाएं से दाएं। इसे बाउस्ट्रोफेडन कहते हैं। बाउस्ट्रोफेडन, बिल्कुल। और एक और बात जो गौर करने लायक है, वो है मंदिरों जैसे किसी पूजा स्थल का स्पष्ट प्रमाण न मिलना। हाँ, ये भी है। मातृ देवी और पशुपति के अलावा पीपल जैसे पेड़ और कुबड़ वाले बैल जैसे जानवरों की पूजा के संकेत तो हैं, पर संगठित धर्म का वैसा रूप नहीं दिखता जैसा बाद में मिलता है। तो सिंधु सभ्यता के धीरे धीरे पतन के बाद करीब 1500 ईसा पूर्व से एक नया दौर शुरू होता है, वैदिक काल। वैदिक काल, हाँ। इसका नाम वेदों पर पड़ा है, जो इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत है। अक्सर इसे आर्यों के आगमन से जोड़ा जाता है। हाँ, हालांकि उनके मूल स्थान को लेकर विद्वानों में बहस है। कोई मध्य एशिया कहता है, कोई आर्कटिक। सही। शुरुआती दौर में ये लोग सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के इलाके में बसे। इस काल की जानकारी हमें 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों से मिलती है। इन सबको मिलाकर वैदिक साहित्य कहा जाता है और इसे श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें लिखा नहीं गया था बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर याद रखा गया था। श्रुति मतलब सुला हुआ। हाँ। अच्छा, तो वैदिक काल को भी हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। हाँ, मोटे तौर पर ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। पहला है ऋग्वैदिक काल, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। स्रोत बताते हैं कि इस समय समाज काफी हद तक कबीलाई था और लोग पशुपालन पर ज्यादा निर्भर थे। हाँ, पशुपालन मुख्य था। गाय का बड़ा महत्व था, उसे अघन्या यानी न मारने योग्य माना गया। और राजनीतिक इकाइयां थीं, परिवार, कुल, गांव, ग्राम, फिर विस और जन। राजा होता था, लेकिन सभा और समिति जैसी संस्थाएं उस पर नियंत्रण रखती थी, है ना? बिल्कुल, राजा निरंकुश नहीं था। सभा और समिति का काफी प्रभाव था। और समाज, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? समाज पितृसत्तात्मक तो था, लेकिन महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में ठीक ठाक थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था और वो सभा समिति में भाग भी ले सकती थीं। अच्छा, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जिक्र ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आता है, लेकिन लगता है कि ये शुरुआत में कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। कर्म आधारित, ये महत्वपूर्ण है। धर्म की बात करें तो ये लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य इनके मुख्य देवता थे। यज्ञ होते थे, पर शायद उतने जटिल नहीं थे जितने बाद में हुए। फिर आया उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस दौर में बड़े बदलाव हुए। बहुत बड़े बदलाव।
आर्य लोग पूर्व की तरफ गंगा यमुना के मैदानों में फैल गए, जिसे आर्यवर्त कहा गया। लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ और खेती का महत्व बहुत बढ़ गया। हाँ, लोहे ने कृषि में क्रांति ला दी और छोटे छोटे जन मिलकर बड़े इलाके वाले जनपद बन गए। और इन बदलावों का असर समाज और राजनीति पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल, राजा की ताकत बढ़ गई। अब बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, जैसे राजसूय और अश्वमेध। अपनी शक्ति दिखाने के लिए सभा समिति का असर कम हो गया और वर्ण व्यवस्था वो अब जन्म पर आधारित और ज्यादा कठोर हो गई। ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ा। गोत्र व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, यानी जीवन के 4 चरण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास भी इसी दौर में स्थापित हुए। और महिलाओं की स्थिति? दुख की बात है कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। अच्छा? उनके अधिकार कम हुए। और अर्थव्यवस्था का आधार अब पूरी तरह कृषि बन गया। जौ के साथ साथ चावल और गेहूं भी मुख्य फसलें बन गई। लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई। नए नए काम धंधे पनपे, जैसे बढ़ईगिरी, रथ बनाना, धातु का काम, व्यापारियों के अपने संगठन, जिन्हें श्रेणी या गिल्ड्स कहते थे, बनने लगे। श्रेणियां? धर्म में भी बदलाव आया। अच्छा। इंद्र और अग्नि की जगह अब प्रजापति, जिन्हें बाद में ब्रह्मा कहा गया, विष्णु और रुद्र यानी शिव ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यज्ञ बहुत जटिल और खर्चीले हो गए। कर्मकांड बढ़ गए। और शायद इसी जटिलता और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी शुरू हो रही थी। बिल्कुल सही। उपनिषदों में इस कर्मकांड पर सवाल उठाए गए और ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया। और यही पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी नए धार्मिक आंदोलनों के लिए। तो यही प्रतिक्रिया हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौर में ले जाती है। एक तरफ तो उत्तर वैदिक काल के जनपद और ताकतवर होकर महाजनपद बन रहे थे। हाँ, महाजनपद। बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों का जिक्र है, जैसे काशी, कोसल, मगध, वज्जी, अवंती, गांधार वगैरह। इनमें से कुछ में राजतंत्र था तो कुछ में गणतंत्र जैसी व्यवस्था भी थी, जैसे वज्जी संघ। और इन 16 में से मगध धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। क्यों? मगध का उदय, इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। गंगा के मैदान में सुरक्षित राजधानियां थीं। पहले राजगृह जो पहाड़ियों से घिरी थी, फिर पाटलिपुत्र जो नदियों से घिरा था। हाँ, भौगोलिक सुरक्षा। दूसरा, यहाँ लोहे के भंडार थे, जिससे अच्छे हथियार और खेती के औजार बने। तीसरा, जमीन उपजाऊ थी तो अनाज काफी होता था। और चौथा, इनकी सेना में हाथी बड़ी संख्या में थे, जो उस समय की लड़ाइयों में बहुत अहमियत रखते थे। अच्छा, हाथी। हाँ, हर्यंक वंश के बिंबिसार और अजातशत्रु, फिर शिशुनाग वंश और बाद में नंद वंश, खासकर महापद्मनंद ने मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाने की नींव रखी। लेकिन यही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सिर्फ राजनीतिक उठापटक का दौर नहीं था, ये एक बड़े धार्मिक और वैचारिक मंथन का भी समय था। हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने कहा, वैदिक कर्मकांडों की जटिलता, पुरोहितों का बढ़ता दबदबा और वर्ण व्यवस्था की कठोरता से कई लोग, खासकर क्षत्रिय और वैश्य वर्ग, असहज थे। इसी माहौल में कई नए विचारों और संप्रदायों का जन्म हुआ। इनमें से 2 सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बिल्कुल, दोनों ने ही मौजूदा व्यवस्था की कुछ बातों पर सवाल उठाए, कर्मकांडों की जगह सदाचार और अहिंसा पर जोर दिया। ये एक तरह से सुधार आंदोलन थे। बौद्ध धर्म की शुरुआत सिद्धार्थ गौतम ने की, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा गया। बुद्ध यानी जागा हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल में एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। उन्होंने जीवन के दुखों को देखा और उनके कारणों और निवारण का रास्ता खोजा। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और निवारण का मार्ग है। और दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी 8 बातों वाले रास्ते पर चलने को कहा। सही समझ, सही इरादा, सही वाणी वगैरह। हाँ, इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये न तो अत्यधिक भोग विलास का रास्ता था, न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देने वाली कठोर तपस्या का। बुद्ध के उपदेश आम लोगों की भाषा पाली में थे। हाँ, पाली में। इसीलिए वो जल्दी लोकप्रिय हुए। ये उपदेश त्रिपिटक नाम के ग्रंथों में जमा है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उनके बाद बौद्ध धर्म काफी फैला और अलग अलग शाखाओं जैसे हीनयान और महायान में बट गया। सही और नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्र बौद्ध दर्शन के बड़े गढ़ बने,
जहां दुनिया भर से छात्र आते थे। दूसरी तरफ जैन धर्म है, जिसकी परंपरा को बौद्ध धर्म से भी पुराना माना जाता है। हाँ, जैन परंपरा मानती है कि यह धर्म अनादि है और समय समय पर तीर्थंकर इसका उपदेश देते हैं। इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव थे और 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी। महावीर का जन्म भी लगभग बुद्ध के समय ही वैशाली के पास हुआ था। महावीर स्वामी, उन्होंने 5 महाव्रतों पर जोर दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा जमा न करना और ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य। इनमें से पहले 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ा। अहिंसा पर जैन धर्म में बहुत ज्यादा जोर है। जैन दर्शन का एक खास सिद्धांत है अनेकांतवाद या स्याद्वाद। ये क्या है? अनेकांतवाद मतलब सत्य के अनेक पहलू होते हैं। स्याद्वाद का मतलब है कि किसी भी चीज के बारे में हमारा ज्ञान सापेक्ष होता है, इसलिए हमें शायद, स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी दावा पूरी तरह निरपेक्ष नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो काफी गहरा दर्शन है। जैन धर्म भी आगे चलकर 2 मुख्य शाखाओं श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। हाँ, श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर वस्त्र त्याग करने वाले। तो जिस समय भारत के अंदर ये सब सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, उत्तर पश्चिम सीमा पर विदेशी नजरें भी पड़ रही थीं। हाँ, उत्तर पश्चिम सीमा हमेशा से थोड़ी असुरक्षित रही। पहले ईरान के हखामनी शासकों ने, जैसे डेरियस पख्तम ने, लगभग 518 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के आसपास के इलाके कांधार वगैरह पर कब्जा किया। इसका क्या असर पड़ा? असर एक तो भारत ईरान व्यापार बढ़ा, दूसरी एक नई लिपि खरोष्टी, जो ईरानी अरामी लिपि से निकली थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इस इलाके में इस्तेमाल होने लगी। खरोष्टी लिपि। हाँ, कुछ विद्वान मानते हैं कि मौर्य काल के स्तंभों की कला, खासकर वो पॉलिश और घंटे के आकार का शीर्ष, उस पर भी हल्का ईरानी प्रभाव दिखता है। फिर आया यूनानियों का हमला। मकदूनिया के सिकंदर ने ईरान को जीतने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर चढ़ाई की। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका सामना झेलम नदी के किनारे राजा पोरस पुरु से हुआ। हाँ, हाइडेस्पीस का युद्ध। कहते हैं पोरस बहुत बहादुरी से लड़े तो बहादुरी से, लेकिन हार गए। हालांकि सिकंदर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उनका राज्य लौटा दिया और उन्हें अपना सहयोगी बना लिया। लेकिन सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। हाँ, वे लगातार लड़ाइयों से थक चुके थे, घर की याद आ रही थी, और शायद उन्होंने मगध की नंद सेना की विशालता के बारे में भी सुन रखा था, जिससे वो डर गए। तो सिकंदर को लौटना पड़ा। हाँ, उसे लौटना पड़ा और 323 ईसा पूर्व में रास्ते में ही बेबीलोन में उसकी मौत हो गई, महज 33 साल की उम्र में। इस हमले का क्या नतीजा निकला? नतीजा, एक तो भारत और पश्चिम, खासकर यूनान के बीच सीधे संपर्क के रास्ते खुले, जमीन के भी और समुद्र के भी। दूसरा, इसने उत्तर पश्चिम भारत में छोटे राज्यों को खत्म कर दिया, जिससे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को अपना साम्राज्य फैलाने में मदद मिली। और तीसरा, सिकंदर के हमले की तारीख 326 ईसा पूर्व मोटा-मोटी निश्चित है, जिससे भारतीय इतिहास की बाकी तारीखों को तय करने में मदद मिलती है। अच्छा, तो सिकंदर के जाने के बाद उत्तर पश्चिम में जो एक राजनीतिक खालीपन सा आया, और मगध में नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद की अलोकप्रियता। हाँ, धनानंद काफी अलोकप्रिय था। इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक नौजवान ने अपने गुरु और सलाहकार चाणक्य की मदद से मगध पर कब्जा कर लिया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये लगभग 322 ईसा पूर्व की बात है, और यहीं से शुरू होता है भारत का पहला बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। हाँ, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ नंदों को ही नहीं हराया, बल्कि 305 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया, जो सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य का शासक बन बैठा था। सेल्यूकस निकेटर? हाँ, संधि हुई। सेल्यूकस ने सिंधु नदी के पार का काफी बड़ा इलाका, आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा, चंद्रगुप्त को दिया और अपनी बेटी हेलेना की शादी भी उससे की। और बदले में चंद्रगुप्त ने शायद उसे 500 हाथी दिए थे। हाँ, ऐसा कहा जाता है। और सेल्यूकस ने ही मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार पाटलिपुत्र में भेजा था। मेगस्थनीज, उसने जो भारत में देखा
उसे इंडिका नाम की किताब में ले। लिखा। पूरी किताब तो अब नहीं मिलती, पर उसके जो अंश बाद के यूनानी और रोमन लेखकों जैसे स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन ने अपनी किताबों में कोट किए हैं, उनसे मौर्य काल के समाज, प्रशासन और पाटलिपुत्र शहर के बारे में काफी जानकारी मिलती है। और हाँ, चाणक्य की लिखी अर्थशास्त्र तो है ही। ये तो शासन कला, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक जबरदस्त ग्रंथ है। बिल्कुल, अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन की बारीकियों का पता चलता है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने और फिर आए सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। अशोक महान, उनका शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अशोक शुरू में तो अपने दादा चंद्रगुप्त की तरह ही साम्राज्य विस्तार की नीति पर चल रहे थे। हाँ, लेकिन फिर 261 ईसा पूर्व में कलिंग, आज का ओडिशा, के युद्ध ने उन्हें बदल दिया। कलिंग युद्ध? कहते हैं कि उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए या बंदी बनाए गए। इस भयानक खून खराबे को देखकर अशोक का मन बदल गया। उन्होंने युद्ध की नीति छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। हाँ, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर धम्म यानी नैतिक नियमों के प्रचार प्रसार में लग गए। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों का सार था। जैसे किन बातों पर जोर था? जैसे बड़ों का आदर करना, छोटों और दासों से अच्छा व्यवहार करना, अहिंसा, जीवों को चोट ना पहुंचाना, सच बोलना, दान देना और धार्मिक सहिष्णुता यानी दूसरे धर्मों का भी आदर करना। और उन्होंने ये संदेश लोगों तक कैसे पहुंचाया? उन्होंने अपने धम्म के संदेशों को पत्थर के बड़े खंभों और चट्टानों पर खुदवाया। ये अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में हैं, जो आम लोगों की भाषा और लिपि थी। उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी, अरामी और यूनानी लिपियों का भी प्रयोग हुआ। ये अभिलेख पूरे साम्राज्य में फैले हुए मिलते हैं। मौर्य प्रशासन कैसा था? क्या वो बहुत केंद्रीकृत था? हाँ, काफी व्यवस्थित और केंद्रीकृत था। राजा सबसे ऊपर था, उसकी मदद के लिए मंत्री परिषद होती थी। साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिनके गवर्नर अक्सर राजकुमार होते थे। प्रांत जिलों में और जिले गांवों में बटे थे। अर्थशास्त्र और इंडिका से एक बड़ी और स्थायी सेना, जासूसों के एक विस्तृत जाल और एक कुशल नौकरशाही का भी पता चलता है। बिल्कुल। मेगास्थेनीज ने पाटलिपुत्र शहर के प्रशासन का भी वर्णन किया है, जिसे 6 समितियां देखती थी। हर समिति में 5 सदस्य होते थे और हर समिति का अपना अलग काम था, जैसे उद्योग शिल्प, विदेशियों की देखभाल, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, व्यापार वाणिज्य, वस्तुओं का निरीक्षण और कर वसूली। ये तो काफी विस्तृत व्यवस्था लगती है। और अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो खेती ही थी। राज्य किसानों से उपज का एक हिस्सा, आमतौर पर छठा हिस्सा, कर के रूप में लेता था। सिंचाई की भी व्यवस्था थी। व्यापार भी काफी उन्नत था, आंतरिक भी और विदेशी भी। और सिक्के? इस समय आहत सिक्के यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स चलते थे। ये चांदी या तांबे के अनियमित आकार के टुकड़े होते थे, जिन पर अलग अलग चिन्ह ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, जैसे पहाड़, पेड़, जानवर, सूरज वगैरह। इन पर कोई लेख नहीं होता था। अशोक ने कला और वास्तुकला को भी काफी बढ़ावा दिया। हाँ, उन्होंने पत्थर के बड़े बड़े एकाश्म स्तंभ बनवाए, जिन पर शानदार पॉलिश होती थी। सारनाथ का 4 शेरों वाला स्तंभ शीर्ष, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसी काल की देन है। स्तूप भी बनवाए? हाँ, बुद्ध या बौद्ध संतों के अवशेषों पर बने मिट्टी और ईंट के गुंबद यानी स्तूप। कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। हालांकि ये संख्या शायद अतिशयोक्ति हो। उन्होंने भिक्षुओं के रहने के लिए बराबर पहाड़ियों, बिहार में जैसी जगहों पर चट्टानों को काटकर गुफाएं भी बनवाईं। लेकिन अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। हाँ, उनके बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद अशोक की शांति नीति से सेना शिथिल हो गई, या धम्म के प्रचार में बहुत खर्च हुआ, या फिर इतने बड़े साम्राज्य को संभालना कमजोर उत्तराधिकारियों के लिए मुश्किल था। हाँ, और शायद प्रांतीय गवर्नरों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया होगा। ये भी संभव है। और अंत में लगभग 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्यों के पतन के बाद अगले लगभग 500 साल, यानी करीब 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक भारत में फिर से राजनीतिक बिखराव का दौर रहा। हाँ, इसे मौर्योत्तर काल कहते हैं।
इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में कई देसी और विदेशी ताकतों ने राज किया। कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं रही। देसी राजवंशों में कौन प्रमुख थे? मगध में शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की, और उसके बाद कण्व वंश आया। शुंग काल में ही शायद पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और मनुस्मृति का भी संकलन हुआ। दक्कन में सातवाहन बहुत ताकतवर हुए। सातवाहन, हाँ मैंने सुना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम आता है। बिल्कुल, गौतमी पुत्र सातकर्णी एक महत्वपूर्ण सातवाहन शासक था। सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके में लंबे समय तक राज किया। उनकी एक खास बात यह थी कि उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध मठों को कर मुक्त जमीन दान देने की प्रथा शुरू की। अच्छा, भूमि अनुदान की प्रथा। हाँ, इसे अग्रहार कहते थे। ये आगे चलकर सामंतवाद के विकास में एक अहम कड़ी बनी। सातवाहनों ने सीसे, लीड के सिक्के भी चलाए। अजंता और अमरावती की कला में भी उनका योगदान है। इसी समय कलिंग, उड़ीसा में चेदी वंश के राजा खारवेल का भी उदय हुआ, जिनका जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और विदेशी ताकतें? इसी दौर में उत्तर पश्चिम से कई विदेशी समूह भी आए। सबसे पहले इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी आए। ये उन यूनानियों के वंशज थे जो सिकंदर के बाद बैक्ट्रिया, उत्तरी अफगानिस्तान में बस गए थे। इनमें राजा मिनांडर या मिलिंद काफी मशहूर हुआ है ना? हाँ, मिनांडर, उसका बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ जो संवाद हुआ वो मिलिंद पन्हो नाम के पाली ग्रंथ में दर्ज है। हिंद यूनानियों ने ही भारत में पहली बार ऐसे सोने के सिक्के जारी किए जिन पर राजा का नाम और तस्वीर होती थी। इन्होंने गांधार कला के विकास में भी योगदान दिया। उनके बाद कौन आए? उनके बाद मध्य एशिया से शक आए। शकों की कई शाखाएं थीं, जिन्होंने उत्तर और पश्चिम भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज किया। इनमें उज्जैन के शक शासक सबसे प्रसिद्ध हुए, खासकर रुद्रदामन प्रथम, जिसका जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला लंबा अभिलेख माना जाता है। फिर पार्थियन? हाँ, शक के बाद ईरान से पार्थियन पहलव आए। इनका सबसे प्रसिद्ध राजा गोंडो फर्नेस था, जिसके समय में कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। और आखिर में कुषाण? हाँ, अंत में मध्य एशिया के यूएजी कबीले से निकले कुषाण आए। इन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जो मध्य एशिया से लेकर मथुरा और बनारस तक फैला था। इनका सबसे मशहूर राजा तो कनिष्क था। बिल्कुल कनिष्क, वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने शायद 78 ईस्वी में राजगद्दी संभाली और इसी मौके पर शक संवत चलाया, जो आज भी भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा थी। वो बौद्ध धर्म का बड़ा संरक्षक था। हाँ, उसी के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति परिषद हुई, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में स्पष्ट रूप से बंट गया। कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। उसने मशहूर सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के एक बड़े हिस्से पर भी कब्जा रखा था, है ना? हाँ, सिल्क रूट पर नियंत्रण होने से कुषाणों को व्यापार से बहुत फायदा हुआ। उन्होंने बड़ी मात्रा में और बहुत शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कनिष्क के दौर में कला की दो खास शैलियां गांधार और मथुरा खूब विकसित हुईं। सही कहा, गांधार कला जो उत्तर पश्चिम में विकसित हुई, पर यूनानी रोमन कला का काफी प्रभाव था। इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी। मथुरा कला शैली पूरी तरह भारतीय थी। इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था और इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां बनी। तो ये था मौर्य उत्तर काल, काफी उथल-पुथल और विविधताओं भरा दौर। बिल्कुल। जिस समय उत्तर भारत में ये सब चल रहा था, सुदूर दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के पार एक अलग ही सांस्कृतिक विकास हो रहा था। आप संगम काल की बात कर रहे हैं? हाँ, संगम काल, लगभग पहली सदी से तीसरी सदी ईस्वी के बीच। यहाँ 3 प्रमुख राज्य थे: चेर केरल के तट पर, चोल पूर्वी तमिलनाडु तट और पांडे दक्षिणी तमिलनाडु मदुरई राजधानी। इस काल की जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। कहा जाता है कि मदुरई में कवियों की 3 बड़ी सभाएं या संगम हुई। हाँ, ये संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुई। इनमें तमिल भाषा का प्राचीन और समृद्ध साहित्य रचा गया। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 8 कविता संग्रह, एत्तुतोगई, 10 लंबे गीत, पत्तू पात्तू, तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ तोलकाप्यम और 2 महाकाव्य शिलप्पदिकारम और मणिमेकवाइल शामिल हैं। शिलप्पदिकारम और मणिमेकले, ये नाम तो सुने हैं। हाँ, ये तमिल साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। ये संगम साहित्य उस समय के दक्षिण भारतीय समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, जिसमें रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का भी जिक्र है,
राजनीति और संस्कृति की एक जीवंत तस्वीर पेश करता है। तो उत्तर में मौर्योत्तर काल के बिखराव के बाद क्या फिर से कोई बड़ी ताकत उभरी? हाँ, लगभग 4वीं सदी ईसवी की शुरुआत में गंगा घाटी में गुप्त वंश का उदय हुआ। इन्होंने फिर से भारत के एक बड़े हिस्से को एक राजनीतिक छत्र के नीचे लाकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। गुप्त साम्राज्य, इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ, स्वर्ण युग। इस वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने लगभग 319 ईस्वी में शासन शुरू किया और महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया, जिससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। उसके बाद आया समुद्रगुप्त, जो एक महान विजेता था। समुद्रगुप्त, वो एक असाधारण सेनापति और शासक था। उसकी विजयों का विस्तृत वर्णन उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदा है। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि उसने उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण भारत दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें अपना शासन वापस लौटा दिया, बस उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। इसके अलावा उसने सीमावर्ती राज्यों और कबीलों को भी अपनी अधीनता मानने पर मजबूर किया। इसीलिए कुछ इतिहासकार उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। हाँ, उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण। वो सिर्फ विजेता ही नहीं, कला और साहित्य का भी संरक्षक था। उसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, वो भी एक महान शासक था। उसका शासनकाल लगभग 375 से 415 ईस्वी तक रहा। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी पश्चिम भारत से शकों का उन्मूलन। हाँ, शकों को हराया। इस विजय के बाद ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली और चांदी के सिक्के चलाए। उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन के वाकाटक राजा से किया, जिससे उसे पश्चिम भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली। इसी के समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था, है ना? बिल्कुल। फाहियान लगभग 405 से 411 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने बौद्ध ग्रंथों की खोज में यात्रा की थी, लेकिन उसने अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन भारत, खासकर मध्य देश, गंगा घाटी के समाज, प्रशासन और धार्मिक जीवन का वर्णन किया है। उसने लिखा कि लोग सुखी और समृद्ध थे, अपराध कम थे और दंड विधान उदार था। कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिनमें कालिदास भी शामिल थे। हाँ, ये परंपरा है। हालांकि इस बात का पक्का ऐतिहासिक प्रमाण मिलना मुश्किल है, पर ये गुप्त काल में साहित्य और कला के उच्च स्तर को जरूर दिखाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम राजा बना। उसने प्रसिद्ध नालंदा महाविहार यानी विश्वविद्यालय की नींव रखी। हाँ, नालंदा, जो आगे चलकर ज्ञान का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बना। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उसके बाद स्कंदगुप्त आया, जिसके समय में उत्तर पश्चिम से हूणों के आक्रमण शुरू हो गए। हूण, ये मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। स्कंदगुप्त ने हूणों के शुरुआती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और उन्हें हराया। इसका जिक्र उसके भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। लेकिन इन हमलों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। हाँ, हूणों के लगातार हमलों और स्कंदगुप्त के बाद के कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होने लगे, सामंतों की शक्ति बढ़ने लगी और 6वीं सदी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त प्रशासन कैसा था? मौर्यों जैसा ही केंद्रीकृत? संरचना तो वैसी ही थी, राजा, मंत्री, प्रांत, भुक्ति, जिले, विषय, गांव, लेकिन मौर्यों की तुलना में शायद विकेंद्रीकरण ज्यादा था। एक महत्वपूर्ण बात थी सामंती प्रवृत्तियों का बढ़ना। अधिकारियों को नकद वेतन की जगह भूमि अनुदान, जमीन देना का चलन बढ़ा। अच्छा, भूमि अनुदान। इससे धीरे धीरे एक ऐसा वर्ग उभरा जिसका जमीन पर नियंत्रण था और राजा की पकड़ कमजोर हुई। समाज कैसा था इस दौरान? सामाजिक तौर पर वर्ण व्यवस्था और ज्यादा कठोर हो गई। जातियों की संख्या बढ़ी, छुआछूत, अस्पृश्यता की भावना भी बढ़ी। फाहियान ने इसका जिक्र किया है। महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आई। बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियां बढ़ने लगी। और अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित थी। भूमि अनुदान बढ़ने से शायद राज्य की सीधे कर से होने वाली आमदनी पर असर पड़ा होगा। व्यापार अभी भी होता था, लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी देशों से व्यापार कम हो गया था। आंतरिक व्यापार ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। गुप्त राजाओं ने सोने के सिक्के बहुत जारी किए हैं ना, डीनार। हाँ,
गुप्तों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दीनार कहते थे। ये बहुत कलात्मक थे। इससे उनके शुरुआती दौर की समृद्धि का पता चलता है। लेकिन बाद के गुप्त शासकों के सिक्कों में सोने की शुद्धता कम होती गई, जो शायद आर्थिक गिरावट का संकेत है। धार्मिक नजरिए से ये काल कैसा था? धार्मिक दृष्टि से ये काल ब्राह्मण, या जिसे अब हिंदू धर्म कहते हैं, धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। भागवत धर्म, जिसमें विष्णु की पूजा मुख्य थी, और शैव धर्म, शिव की पूजा, बहुत लोकप्रिय हुए। हाँ, अवतारवाद की धारणा भी इसी समय मजबूत हुई। बिल्कुल। विष्णु के 10 अवतारों की पूजा होने लगी। बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। शिखर वाले मंदिरों का विकास इसी काल में हुआ, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पुराणों का अंतिम रूप से संकलन भी शायद इसी काल में हुआ। लेकिन क्या दूसरे धर्म खत्म हो गए? नहीं, गुप्त राजा धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। बौद्ध और जैन धर्म भी चलते रहे, हालांकि उनका प्रभाव शायद पहले से कम हो गया था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र बना रहा। और इसी काल को कला, साहित्य और विज्ञान के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ, खासकर इन्हीं क्षेत्रों में हुई तरक्की के कारण। साहित्य में कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार हुए, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम जैसे अमर ग्रंथ लिखे। शूद्रक का मृच्छकटिकम, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस भी इसी दौर की रचनाएं हैं। विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे दिग्गज हुए। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं, और सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिससे साल बनते हैं। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के सही कारण बताए और पाई का मान भी काफी सटीकता से निकाला। दशमलव प्रणाली का विकास भी इसी काल से जुड़ा है। वराहमिहिर भी बड़े खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे। हाँ, उन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता जैसे ग्रंथ लिखे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। और दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ। हाँ, मेहरौली का लौह स्तंभ, जो शायद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का माना जाता है, वो उस समय की धातु कला का अद्भुत नमूना है। लगभग 1600 साल बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। कला में भी बहुत विकास हुआ। बिल्कुल। मंदिर वास्तुकला का जन्म हुआ। मूर्ति कला में सारनाथ शैली विकसित हुई, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां अत्यंत शांत और आध्यात्मिक भाव लिए हुए हैं। अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्र भी विश्व प्रसिद्ध हैं, जो इसी काल के हैं। तो वाकई ये सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत समृद्ध दौर था। हाँ, सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखें तो ये वाकई एक महत्वपूर्ण युग था। लेकिन जैसा हमने देखा, सामाजिक स्तर पर कुछ कठोरताएं भी बढ़ रही थीं। तो ये स्वर्ण युग की तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। इसे पूरी तरह से हर पहलू में सुनहरा मान लेना शायद ठीक ना हो। सही कहा। तो ये थी प्राचीन भारत के इतिहास की एक लंबी लेकिन संक्षिप्त यात्रा। सिंधु घाटी की रहस्यमयी शहरी सभ्यता से वैदिक काल के बदलाव, महाजनपदों का उदय, मौर्यों का पहला विशाल साम्राज्य, फिर बिखराव और मेलजोल का मौर्योत्तर काल, और आखिर में गुप्तों का शास्त्रीय युग और उसका पतन। हमने देखा कि कैसे समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म लगातार बदलते रहे। बाहरी हमलों और अंदरूनी बदलावों ने इस धरती को बार बार नया रूप दिया, और हजारों साल पहले डाली गई इन नींवों का असर, चाहे वो नगर नियोजन हो, दार्शनिक विचार हो या कला शैलियां, आज भी भारत की संस्कृति और समाज में किसी न किसी रूप में महसूस किया जा सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना, जैसा हमने इस पूरी कहानी में बार बार देखा, इतिहास का एक जरूरी, एक अनिवार्य चक्र है? और आज जब नई पुरातात्विक खोजों और शोध से हम अपने अतीत को लगातार और बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, तो बीते कल के कौन से सबक या कौन से अनुभव आने वाले कल के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।